अभिवादन करता हूँ। मेरा नाम वीर नारायण आर्य है और मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के औरैया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर मेरा बचपन बीता और गांव के परिवेश में मेरी एजुकेशन हुई। उसके बाद 84 में मैं जयपुर आया और 84 से जयपुर को मैंने जयपुर और राजस्थान की मिट्टी मुझे बहुत ही मन को भाई और मैंने ये डिसाइड किया कि अब मेरी कर्म भूमि राजस्थान को ही चुनना है। मेरा जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था पेंटिंग, उसके बारे में मुलाकात हुई एक आर्टिस्ट से जिनका वो अभी नहीं है, स्वर्गीय हो चुके हैं। इनका नाम है जगदीश जी करके, सुडाला में रहते थे। उनका काम मेरे मन को बहुत ही भाया और फिर चूँकि करियर का चुनाव करते हुए मुझे लगा कि यही वो जगह है, यही वो सब्जेक्ट है जो मेरे लाइफ में मुझे संतुष्टि दे सकता है। और मैंने वहाँ से एक और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि अब लाइफ में कुछ नहीं करना है, ओनली सिर्फ कला के क्षेत्र में ही अपना संपूर्ण समर्पण के साथ इसमें आगे बढ़ना है। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर जैसे जैसे इसमें इन्वॉल्व हुआ तो कहते हैं ना कि समर्पण के भाव से जब कोई भी काम किया जाता है तो उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की ऑटोमेटिक होती रहती है। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते मुझे मेरी मुलाकात हुई आज के टाइम पर पद्मश्री श्री साकिर जी अली जी से। उनका काम मुझे और भी मन को भाया और मैंने वहाँ पर अपना स्टेबल हो करके और अपने डीपली वर्क को स्टार्ट किया। करते करते निरंतर अभ्यास एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में यदि करता है तो उस क्षेत्र में उसकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की ऑटोमेटिक होती है। इस क्षेत्र में और भी बहुत सारे आयाम हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है। फिर उसमें शैली चित्र हुए और भी अदर सारी चीज़ें हुई, उनमें योगदान करता रहा। डीपली स्टार्टिंग करते हुए इन कलरों के बारे में जानना और क्या इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, कह सकते हैं कि अथाह सागर है ये। लेकिन निरंतरता एक ऐसी पावरफुल चीज़ है, अगर कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में लग जाता है तो उस समर्पण भाव से तो डेफिनेट उसमें उसका उत्थान निश्चित है। कहते हैं ईश्वर भी नहीं रोक सकता। तो ये जर्नी यूँ ही आगे बढ़ती रही। फिर कलरों के फील्ड में और शैली के फील्ड में अपनी जानकारियाँ हासिल करता रहा। कहते हैं कि किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा जितनी ज़्यादा प्रबल होगी वो चीज़ आपके उतने ही करीब होगी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है और मैंने इसका एनालिसिस किया है। यूँ ही निरंतर चलती रही जर्नी और अपना काम करते हुए मैं अपने, चूँकि एक सबसे बड़ी जो चैलेंज था वो था कि शादी होने के बाद बच्चों की फैमिली को चलाने का। क्योंकि जब सीखने, उस ज़माने में 84 की समथिंग की बात है, उस समय सीखने के कोई पैसे भी नहीं मिला करते थे, तो अपना जीवन यापन करना एक बड़ा ही मुश्किल भरा फील्ड था। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति, अगर एक सेंटेंस है कहते हैं कि अगर लक्ष्य खूबसूरत हो
तो रास्ते का पता करो। अगर रास्ते खूबसूरत हों तो परवाह मत करो, चलते चले जाओ। वो निरंतर चलते गए और अपनी जीवन यापन का एक साधन भी इसके साथ इंक्लूड करना, ये हमारी एक मजबूरी भी थी और ज़रूरी भी था। इसके साथ में कुछ ऐसा इसी में रास्ते निकलते चले गए और आगे बढ़ते चले गए इस तरह से। और चूँकि हमारे इस कला के प्रति इतना प्रेम होने की वजह से मुझे कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करी कि किसी प्रकार की ऐसी कोई विशेष दिक्कतें। और दिक्कतें तो डेफिनेट आती हैं और हर जगह आती हैं। तो इस जर्नी को यूं ही आगे बढ़ाते हुए मैं अभी भी निरंतर प्रयास कर रहा हूं और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि अपना संपूर्ण जो समर्पण दिया है वो कला को समर्पित है। और तेरा मोबाइल ला। इसको मैंने पहले भी जिक्र किया था, हमारे ताराचंद जी से हमारी बात हुई थी तो कि एक इसका जो बीज जिसको कहते हैं बीज बोया था, वो मैं यूं ही रोड पर जाते हुए ट्रक के पीछे एक सेंटेंस लिखा हुआ देखा था। वो सेंटेंस था कला ही जीवन है। इंग्लिश में लिखा था चूँकि लाइफ इज आर्ट, आर्ट इज लाइफ। तो मुझे समझ में नहीं आया इसका पर्टिकुलर, लेकिन क्या कि लाइफ और आर्ट ये दो चीज़ ऐसी थी जो मुझे ऐसा अनुभव हुआ अंदर से कि कुछ ना कुछ इसमें कोई विशेष और बहुत बड़ी बात छुपी हुई है और मुझे इसको जानना चाहिए। जिज्ञासु प्रवृत्ति का इंसान हूँ और कहते हैं नेचर सबसे बड़ी टीचर है ऑल ओवर वर्ल्ड की। तो नेचर से बहुत कुछ सीखा। ये समझ में आया कि नेचर में ही संपूर्ण ज्ञान छुपा हुआ है और ये वाकई में हकीकत भी है, क्योंकि नेचर ने जितनी खूबसूरती से इस कला को बिखेरा है उसका अगर कोई 0.1% भी समझ में आ जाता है तो मेरे ख्याल से आर्ट के क्षेत्र में बहुत कुछ समझ सकता है। तो नेचर से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमारे गुरुजनों से सीखा और अपना निरंतर काम करते रहे, आगे हमेशा प्रयास करते रहे और आज भी कर रहा हूँ। तो आइए आपको अब अपना कुछ वर्क दिखाया जाए। सबसे पहले तो इससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें सबसे जो कि किसी भी काम को करने के लिए हमें उससे रिलेटेड जो मटेरियल हैं उनके बारे में ज़रूर थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले है कि कागज़, रूल और कलर्स वगैरह। तो हर सीखने वाले बच्चे तो कोई सा भी कलर को लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैं बेसिकली जैसे स्टोन कलरों को यूज करता हूँ, तो स्टोन कलरों में आपको बताता हूँ कि ये कुछ स्टोन कलर हैं और ये एक्चुअली सारे पत्थर के कलर हैं। उनमें ये बेसिकली खड़िया है जो वाइट का काम करती है और ये रेड कलर हंसराज हिंगलू भी बोलते हैं इसको। और इस तरह से डिफरेंट जो कलर हैं
इनको अब इन कलरों का एक के प्रोसेस भी होता है फिल्टराइजेशन का, ये उसके बारे में बात करेंगे। और ये जैसे रंगा है और ये जैसे हड़ताल है, जैसे रामरस है। तो इस तरह से बहुत सारे है ही नहीं, ये तो काम ही नहीं करा तो क्या करना, तो वो नहीं लगा रहे, वो नहीं लगा रहे। कौन सा ईयरफोन लगाया था वो जो आवाज नहीं, ये ग्रीन कलर है। इस तरह से डिफरेंट कलर जो मिल जाते हैं दुकानों पर आसानी से, उनमें से कैसे करें कि वो एक नहीं ले रहे हैं इसको। जो बेसिकली होता है, जैसे खड़िया है, खड़िया एक बेसिक वाइट कलर है और इसी किसी हार्ड पत्थर पर इसको पानी के संपर्क में लेकर के इसको यूं राउंड शेप में इसको घिसना होता है। राउंड शेप में घिसने से इसके सारे पार्टिकल है ना, वो पानी के सहारे से इसको लिक्विड फॉर्म में, ये देखिए आप, ये इसका कलर धीरे धीरे निकलता है। इस तरह से अब ये प्रोसेस जो ये तरीका है ये द बेस्ट है। और इसको इस तरह से खड़िया के मतलब खड़िया को इस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी में घोल करके फिर इसको क्या करते हैं, मैंने छान के इसको इसमें डाला है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि इसके जो इस खड़िया के वाइट के जो स्टोन पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ गए हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि ये पत्थर है और पत्थर पानी में नीचे बैठता है, डूबता है। इस तरह से ये अब ये जो पानी है, इस पानी को थोड़ी देर रखने के बाद इसको यूं हिलाएंगे तो ये खड़िया नीचे से ऊपर आई और ये इसमें डाइल्यूट होगी पानी में। डाइल्यूट होने के बाद इसको थोड़ी देर रखेंगे तो ये अपनी प्रक्रिया चालू रहेगी कि बड़े बड़े जो पार्टिकल हैं ना वो धीरे धीरे नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएंगे और उसमें जो सबसे बड़े पार्टिकल हैं वो तुरंत बैठेंगे और जो उससे पतले पार्टिकल हैं ना वो ऊपर तैरते हुए रहेंगे। तो इसको समथिंग 5 मिनट वेट करने के बाद जो बहुत मोटी खड़िया है वो तो नीचे बैठ जाएगी और जो बारीक खड़िया है वो इसमें ऊपर तैरती रहेगी। फिर इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेने के बाद फिर इसको रख देते हैं और 24 आवर्स के बाद जो मैंने पहले दिखाया था कि जो खड़िया है वो नीचे बैठ जाएगी और पानी जो है बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। फिर पानी को ऐसा पानी को 24 घंटे के बाद उसको निकाल देते हैं और नीचे बैठी हुई खड़िया को सुखा लेते हैं। सूखने के बाद उसकी जो सूखने के बाद जो उसकी प्रक्रिया ये इस तरह की खड़िया नीचे जम जाती है और उसको निकाल के इस तरह ये खड़िया बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रूप में है। इस खड़िया को काम में लिया जाता है और ये फिल्टर की हुई भी खड़िया है। इसको सुखा के अपना जो मेन इसका वाइट कलर है, बेस कलर है ना, ये तैयार किया जाता है खड़िया का
और स्टोन पत्थर पर रखने के वो घिसने के बाद उसका जो पानी है वो पार्टिकल पानी में घुल जाएंगे। उसको इस बर्तन में छान के डाल लें सबसे पहले। उसके बाद आप इसको देखेंगे, हो सकता है इसमें देखो अभी कुछ जो आधा भाग पानी का और आधा भाग नीचे खड़िया का नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो स्टोन धीरे धीरे तुरंत नीचे बैठने की कोशिश करता है, और जो बारीक पार्टिकल है ना वो अभी भी इस पानी में वाइटनेस जो नज़र आ रही है वो एक्चुअली खड़िया है, लेकिन वो इतनी बारीक है कि वो धीरे बैठने में थोड़ा टाइम लेती है। इस तरह से इसमें 2-3 क्वालिटी निकाली जा सकती है। फर्स्ट तो होती है जो तुरंत नीचे बैठती है, वो मोटे पार्टिकल होते हैं इसके खड़िया के या किसी भी कलर के, और उसके बीच में रहते हैं वो थोड़े से पतले होते हैं, और जो ऊपर तैरते रहते हैं वो बहुत ही बारीक होती है। इतनी फिल्टर होती है कि जो पुराने ज़माने की फ्रेस्को वगैरह जो बनी है दीवारों पर, तो बताते थे इतनी बारीक खड़िया। सुनकर के मैं भी हैरान हुआ था कि उस कलर को जहाँ जिस पत्थर पर लगा दिया वो पत्थर के अंदर 1 फुट आगे अंदर तक घुस जाती थी। मतलब ये कलर 1 फुट अंदर चले जाते थे। वो एक्चुअली में यही था कि ये जो वाटर है, वाटर में समाया हुआ जो कलर है, और ये कलर एक्चुअली में ये पानी में इतना पतला है कि इस पानी को अगर हम फेंक दें किसी भी पत्थर पर, तो पत्थर में जहाँ तक पानी जा सकता है वहाँ तक ये कलर चला जाएगा। हाँ, कई घंटे वेट करने के बाद इसमें बिल्कुल ऊपर का जो पानी नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जी हाँ। और जो स्टोन है ना नीचे बैठ जाएगा। फिर उस नीट एंड क्लीन पानी को बिल्कुल निकाल देते हैं, और नीचे का जो सॉलिड कलर है उसको एक लेयर के रूप में, मैंने वो लेयर तोड़ दी है इसमें। जी हाँ। और वो लेयर के रूप में आप देख सकते हैं। जी हाँ। उस लेयर को तोड़ करके फिर वो लेयर ही है जो मैंने तोड़ करके, सेम जो ये प्रक्रिया है स्टोन कलर बनाने की, वो सारे कलरों में यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इससे कोई भी कलर यूँ घिस करके और पानी में नितार करके ऐसे वो कलर को फिल्टर किया जाता है। जो भी पत्थर हैं यानी कि स्टोन हैं, स्टोन का कोई भी मौसम, मॉइस्चराइज़र या कोई भी चीज़ क्या बिगाड़ सकती है। अभी बहुत सारे मकानों में मार्बल या जोधपुर के पत्थरों को लगा देते हैं, सरकारी गवर्नमेंट भी इसमें लगा रही है। तो उन पत्थरों का एक्चुअली में कुछ नहीं बिगड़ता है, और हर मौसम की मार को सहने के लिए वो कैपेबल होते हैं। तो इन कलरों का जो मूल योगदान है वो यही है स्टोन कलरों का, कि जो पुरानी पेंटिंगें जितनी भी हैं वो कई वर्षों से म्यूजियम में जो सुरक्षित है और उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वो उसका सबसे बड़ा जो कारण यही है कि वो पत्थरों से बनी हुई है ना। पत्थर की इतनी बारीक लेयर होती है, उस लेयर से ये बनाई जाती है। अब आइए इसी संदर्भ में थोड़ा सा आपको कि उस कलर को लगाने की जो एक प्रक्रिया है वो भी थोड़ी सी स्पेशल है। हाँ ठीक है, आपके कहने के अनुसार हम ये कलर तो घिसा के बना लेंगे, लेकिन इसके बाद मुख्य बात यह आती है हाउ टू यूज, और वही एक कलाकारी आर्टिस्ट की है। कृपया बता दीजिए ना ये रहस्य भी, कि पपड़ी तो हमने बना ली, जी। अब इसको हम काई में घोलें ताकि ये चिपकने लायक पेस्ट टाइप का हो जाए। तो ये रहस्य जरा सुलझा दीजिए। जी जरूर। अब देखिए इसमें इन कलरों को, चूंकि ये सारे कलर स्टोन के होने की वजह से काई में घोलेंगे इनको फिर दोबारा। आपने ये देखा होगा कि कौन से ऐसा बर्तन लिया जाए जिसमें ये पत्थर के कलर हैं, तो पत्थर के कलर हमें ज़्यादा हार्मफुल ना पहुंचाएं। उसके लिए सबसे बेस्ट चुनाव है जो अपने ओल्ड उससे चला आ रहा है, वो है सीप का। अब सीप देखिए आप, इसकी एक विशेष बात ये है कि इसमें जब हम उंगली चलाते हैं, जी हाँ, तो इस उंगली में इतना स्मूथनेस फीलिंग होती है कि हम लगातार इसको दिन भर चलाते रहें, और इससे हमें बहुत अच्छा भी लगता है और किसी को भी अच्छा लगेगा। तो हम इस कलर की, जिस कलर को यूज करना है उसकी पपड़ी लेके सीप में रखेंगे। इसमें माध्यम क्या मिलाएंगे इसको पतला करने के लिए? बिल्कुल। अब
सवाल ये आता है कि पानी मिलाएंगे या और कोई चीज? नहीं, पानी के साथ थोड़ा गोंद का भी यूज करते हैं, क्योंकि इसको अगर हमने पत्थर को घिस के पाउडर अच्छा, पाउडर पानी फॉर्म में कर दिया। और गोंद मिला के, ताकि वो देर तक थोड़ा स्टेबल रह सके और आपका काम कर सके पेंटिंग पे। जी, अब ये पाउडर फॉर्म में जब बना लिया इसको, तो डेफिनेट बात ये है कि इस पाउडर फॉर्म में अगर हम इसको कहीं भी लगाएंगे तो उसके बाद ये तुरंत साफ भी हो जाएगा। ठीक है। अब इसको वापस उसी पत्थर फॉर्म में इसके पार्टिकल को रोकने की क्षमता जो है वो है गोंद में। हाँ हाँ, इसके यानी लिए- ये उस चीज को, जैसे फोटोग्राफी में फिक्सिंग होता है, ये गोंद इसमें इस कलर को फिक्सिंग का काम करेगा, करता है। ताकि और उसके ऊपर फिर वायुमंडल का असर भी कम होगा शायद। हाँ बिल्कुल, फिक्सिंग करने के बाद जब उसमें घुटाई हो जाती है, और घुटाई करने के लिए भी इस तरह का कोई पत्थर जो ये हाँ, बहुत स्मूथ, सीप जितना, सरफेस जितना हकीक पत्थर चिकना है ये। होगा, हम्म, ये हकीक है, हाँ। सेमी प्रीशियस स्टोन है। जी और इसकी इतनी स्मूथ फिनिश बैठती है किसी चीज़ को घुटाई करने पे, कि उसके ऊपर वो गोंद अपना इफेक्ट, चिपचिपापन भी छोड़ देता है, और घुट के उसमें मैश इतना हो जाता है कि उस पेंटिंग की लाइफ बढ़ा देता है। जी बिल्कुल। सर और बताइए ज्ञान की बात। अब जैसे इसका यूज ऐसे किया जाता है कि जब हम कोई भी कलर लगा लेते, अभी मैं बताऊंगा कलर लगाने की विधि। भारती सिन्हा जी पूछ रही हैं जी कि पेपर कैनवास कैसे बनाया जाए, पेपर कैनवास हाँ कैसे बनाया जाए, ये सवाल किया है अपनी दर्शक भारती सिन्हा जी ने। जरा इनका निवारण जी। कीजिए। जी, भारतीय सेना जी- राजेश रावत जी नहीं, भी नहीं। आपको नाइस भेज रहे हैं, और थैंक यू। भारती सिन्हा जी ने भी आपको वेलकम भी भेजा है। ये सवाल किया है, इनका निवारण कीजिए ताकि ये आपसे और चीज़ें भी सीखने की कोशिश करें, अच्छी पेंटिंगें बनाएं, हमको दिखाएं। जी, थैंक यू सिन्हा जी, भारती सिन्हा जी। आपको इसका जो एक सलूशन बहुत रेडीमेड बना हुआ मिलता है। सांगानेर में इसकी फैक्ट्री है। जो हैंडमेड पेपर है ये हाथ का बना हुआ है, और इसको बसली बोलते हैं। वसली, बसली बोलते हैं इसको। बसली के रूप में इसकी कई लेयर आप चिपका करके कैनवास के रूप में दे सकते हैं। एक सेकंड, इसका जो साइज है ना, लगभग ये साइज आता है, फुल साइज है। अब इस साइज का एक मिनट दे दो। के बाद अगर एक्स्ट्रा चाहें तो ऑर्डर दे करके साइज बड़ा या छोटा करवा सकते हैं। इस तरह से हाँ, भारती जी, कैनवास के लिए ये डायरेक्शन मिली है। सांगानेरी प्रिंट में कागज़ मिलता है, सांगानेर में उसको लेके आप यूज़ कर सकती हैं। उसको आप मोटा भी कर सकती हैं, और उस पे करेंगे तो ये ठीक रहेगा। और दूसरा एक और है कि जो पुराने बही खाते हुआ करते थे, जी हाँ, या पुराने स्टाम्प हुआ करते थे, उनको भी हम काम में लेते हैं। क्योंकि ये जो पेपर बनते थे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले के जो पेपर बने हुए वो टोटल हैंडमेड पेपर थे। और वो पेपर ऐसे थे, कोई बांस से बनाया जाता है, कोई चावल के मांड से बनाया जाता है। इस तरह से जो अपना देसी मटेरियल को यूज करते, उसको गला के बनाते थे। उस तरह के ये पेपर हैं, और इनको स्टाम्प के नाम से भी जाना जाता है। एक सवाल ये आ रहा है जी कि ये पेपर कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए सांगानेर में इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, वो वेस्ट कपड़े से और कागज़ की लुगदी से ये पेपर बनाते हैं, और ये थोड़ा रफ होता है, प्रेस करने पे थोड़ा चिकना भी होता है, लेकिन हम इसे काम में ले सकते हैं। सांगानेरी पेपर जी ये बना बनाया मिलता है। इसकी थिकनेस आप उनको कह के मोटी भी करवा सकते हैं, पतली भी करवा सकते हैं, वो वैसा ही बना के दे देते हैं। जी, उसको बसली बोलते हैं। और बसली के नाम से इस पेपर को जाना जाता है, जिस पे हम पेंटिंग करेंगे। और ये है पुरानी बही,
जो बही खाते हुआ करते थे पुराने ज़माने में, वो लिखने का काम में लेते थे, वो बही खाते हैं, उनके जो प्लान पेपर है इन पर भी पेंटिंग बनाई जाती है। पुराने लोग इसी पर बनाते थे। अब आजकल उसका सब्स्टिट्यूट निकाल दिया है, जो बसली को भी यूज में लेते हैं। यानी कि हम ये कहें कि पुराने जो बही खाते में पेपर यूज किया जाता था वो सांगानेरी पेपर के टाइप से ही बनाया जाता था। बही खातों में अगर किसी को तुरंत चाहिए पेपर तो पुराना बही खाता भी आप यूज कर सकते हैं, जिस पे कुछ भी ना लिखा हो, एक तरफ लिखा हो कोई बात नहीं, या सांगानेरी पेपर ले सकते हैं। अगर आप राजस्थान से बाहर हैं, पुराने बही खाते ढूंढिए, उसके मोटे पेपर को पेंटिंग के काम में लीजिए। यह वीर नारायण जी का सजेशन है। हाँ, और मेरा कहना ये भी है कि इन जो बही खाते या स्टाम्प अगर नहीं अवेलेबल होते हैं तो उस काम को रोकिए मत, आप उसका सब्स्टिट्यूट यूज कीजिए, बहुत बेस्ट तरीके से काम होता है। सांगानेरी जो कागज़ है उसको आप काम में ले सकते हो, उसमें जितना मोटा चाहें उतना मोटा कर सकते हैं उसको। किरण जी, सांगानेर तो जयपुर में है, लेकिन आप हमारे से न मालूम कौन कौन से स्टेट में हैं, वहाँ आपको पुराने बही खातों को ढूंढना पड़ेगा, पुराने लोगों से लेना पड़ेगा, उसके कागज़ को उपयोगी करना पड़ेगा। फिर भी कला चर्चा आपको इस काम में सहयोग दे देगी। हम आपको पेपर उपलब्ध करवा देंगे, जैसी आपकी ज़रूरत हो जरूर देंगे। आपका काम सुचारू चलता रहे और हमारा कला चर्चा का ये आर्ट का गियर भी चलता रहे। अब वीर नारायण जी हमें कुछ और दिखा रहे हैं, देखते हैं। मैं इसको वापस जो लगाने के लायक बनाने के लिए इसमें जो मिलाने का प्रोसेस है ना, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो ये खड़िया चूँकि हमारा बेस है, वाइट कलर है, इसको बनाने के लिए मेरे को दूसरे वीडियो वो भी दिखाओ। क्या आ रहा है, दिखाओ मेरे को। ठीक है, यस सर, ये आपने सीप ली है और उसमें वही सफ़ेद खड़िया का चिप्स ली है। अब आप इसमें आगे क्या करेंगे? इसमें गोंद घुला हुआ है वो थोड़ा ऐड करेंगे, लगाइए, और लिक्विड फॉर्म में इसको इतना डालते हैं कि ये आटे की तरह मर जाए। जरा स्पष्ट दिखाइए ये सीप। हाँ ठीक है। हाँ, इसका कॉम्बिनेशन तो यही है कि हमें जितना पतला कलर पेंटिंग में काम में लेना है उतना ही गोंद का सॉल्यूशन मिला लेंगे। गाढ़ा करना है, पतला करना है, तो उसी हिसाब से इस लिक्विड को कम ज़्यादा कर लेंगे जी। और मोस्टली इसमें इतना पतला गोंद लेकर के जो आटा मांडते हैं, जी हाँ, उस लेवल का इसमें मिला लें ताकि ये पूरे में गोंद एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद जब ये पूरे में मिक्स हो जाए वेरी नाइस। और सीप हम इसलिए यूज़ करते हैं, इसमें किसी भी कलर को जब हम डाइल्यूट करते हैं गोंद के पेस्ट से तो ये खाती नहीं है। ये तो ऑलरेडी कैल्शियम है, बहुत नेचुरल स्ट्रॉन्ग तरीके का। इसमें ओरिजिनल कलर ऐसा का ऐसा बना रहेगा। जब कभी आपको फिर यूज़ करना है, थोड़ा सा पानी ब्रश में लगाइए और डिज़ोल्व करके दोबारा यूज़ कर लीजिए। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और ध्यान रहे, आपको 10-20 सीपें रखनी पड़ेंगी अलग अलग शेड के लिए, और जब चाहे अपनी टेबल पे ब्रश पानी का घुमाया, कलर तैयार। और इनकी एक खास बात और होती है इस सीप की,
कि कहते हैं जो मोती है ना सीप में मिलता है, तो ये सीप की जो लेयर है ये इतनी बिल्कुल मोती की तरह होती है, और इसमें कोई भी कलर का जो टोन है वो हम आसानी से, वो चेंज नहीं होगा, वो आसानी से उसको पकड़ सकें। धन्यवाद जहांगीर कुरैशी जी, आपको धन्यवाद भेज रहे हैं। वो भी आपका प्रोग्राम देख के बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। जहांगीर जी धन्यवाद बहुत बहुत आपको। वेलकम सर। तो इस जो सीप में इसकी जो खास बात है, इसमें कोई भी कलर टोन चेंज दिखती नहीं है, ज्यों की त्यों ही हम उसको पकड़ सकते हैं, वो आसानी रहती है। दूसरी बात, उंगली, इसका सरफेस इतना प्यारा होता है कि उंगली आसानी से इसको हम चला सकते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कोई भी पत्थर तो पत्थर होता है, और पत्थर पर अगर हम निरंतर उंगली रगड़ते रहें तो कुछ समय के बाद हमारी उंगली से ब्लड चालू हो जाएगा। और ये इसकी खास बात है, क्योंकि सारे पत्थर के कलर होने के बावजूद भी उसका जो फिल्टराइजेशन अगर बारीक है तो हम इसमें कंटिन्यूस कितने भी देर इसको उंगली चलाते रहें, हमारी उंगली में कोई भी नुकसान नहीं होगा। मोती जैसी जिसकी फिनिश हो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कलर के शेडिंग के ऊपर भी असर नहीं पड़ता है। सीप में घोला हुआ कलर आप जैसा आंखों से देख रहे हैं वैसा ही आपके पेंटिंग में रहेगा वो जी। और किसी माध्यम पे कलर को डिसॉल्व ना करें, स्टोन पे तो बिल्कुल ना करें। इसको सूखने के लिए रख देते हैं। जब ये सूख जाए, बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो जाए, उसके बाद जी हाँ, उस कलर को दोबारा घोंट करके फिर यूज किया जाता है। उसकी वजह बताऊं आपको कि जब भी हम आटा मांडते हैं तो उसमें बीच में कुछ सॉलिड से वो रह जाते हैं पार्टिकल, जिसमें प्रॉपर गम। अरे ये चेंज करना कैसे? इसमें प्रॉपर गम पूरे में ना मिल पाया हो, यानी कि अगर इसमें गोंद पूरा नहीं मिल पाया हो तो क्या करें? इसको सुखा लें। अच्छा, बिल्कुल इस तरह से सूखने के बाद, वो पपड़ी बन जाएगा, सूखने के बाद फिर उसको फिर दोबारा घोल लें पानी लग डाल जाए। कर घोलेंगे तो उसका जो गोंद प्लस जो मटेरियल है उसका, वो दोनों, ये गर्म हो रहा है, दूसरे पे ऑन करके बताओ। वो दोनों प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा, और वो तैयार जो मटेरियल होगा उसको हम यूज में लेते हैं। आइए उसका थोड़ा सा मैं लगाने की विधि भी बताता हूँ कि जैसे मैंने ये तैयार फॉर्म है। सर मैं बीच में आपसे एक सवाल इसलिए कर रहा हूँ जी। क्योंकि राजेश रावत जी ये पूछ रहे हैं, जी। आप ये जो सीप में ये स्टोन से कलर बना रहे हैं, इनको हम पेपर पे ही यूज कर सकते हैं या किसी अन्य माध्यम पे भी यूज कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली में पेपर या किसी भी माध्यम पर यूज कर सकते हैं, बशर्ते सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब कोई भी पेंटिंग या उसमें जब हम कलर लगा देते हैं, जैसे मैंने ये कलर लगाया है, अब इसकी क्या है कि एक स्टोन की लेयर चढ़ गई है, उस लेयर की एक क्षमता है फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उसमें कागज और इसकी, कि हम एक लेवल तक इसको मोड़ सकते हैं, और वो ये फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती है हमारा गोंद। बाकी पत्थर तो पत्थर है, पत्थर को मोड़ नहीं सकते आप। इसलिए इसको यूज करने के लिए अगर जैसे कपड़ा है तो कपड़े पर वो ज़्यादा फोल्ड होगा तो वो वहाँ पर टूटने का चांस रहता है। अब इसी में आर्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवा करके और इसकी प्रॉपर एजुकेशन, अभी लास्ट ईयर एमए चल रहा है, तो
आओ उनसे भी नमस्ते, मेरा नाम रश्मि आर्य है और मैंने विजुअल आर्ट पेंटिंग से मास्टर्स की है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से। क्या क्या बना और बताइए, ये किसको बना दिया? सुशांत सिंह राजपूत। हाँ, ये आजकल बड़ी न्यूज़ में है। और बताइए, ये कौन है? ये मतलब ऑर्डर वर्क है। ऑर्डर वर्क है। बहुत अच्छी बात है कि आपको ऑर्डर भी मिल रहे हैं। और कुछ इसमें रंगीन, ये पेंट। ये रंगीन चिड़िया फलों के टोकरे में बैठी है। नमस्ते, मेरा नाम शिखा आर्य है। शिखा, तुम्हारी तो पेंटिंग शायद ललित कला एकेडमी में भी लगी थी। जी, मेरी एक पेंटिंग इनकी पेंटिंग ललित कला एकेडमी के एक प्रोग्राम में मैंने देखी थी। ये शिखा हैं, इनकी पुत्री, ये भी पेंटिंगें बनाने लग गई क्योंकि ये बिगाड़ती थी। अपनी बड़ी बहन और पिताजी की पेंटिंगें की टेबल से हटे और इसने अपना काम शुरू कर दिया। उस महारत से इन्होंने भी अपने आप को आर्ट में जोड़ लिया। तो ने कैसे लॉकडाउन किया? ये मेरा नाम खुशबू आर्य है और मैंने अभी लॉकडाउन में ये टाइगर बनाया है। आप सभी का वेलकम करता हूँ। और अब मैं थोड़ा सा आपको ये कलर लगाने की जो विधि है ना, जी हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये वही पेपर हैं, हाथ के बनाए हुए। हाँ, हैंडमेड पेपर, हैंडमेड। सांगानेरी पेपर। जी, सांगानेरी नहीं, इसको वो अच्छा, ये बई खातों वाला बई है। खातों वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी हाथ से बनता था पहले। अब इसमें जो कलर लगाने की विधि है, जी हाँ, इसके बारे में मैं थोड़ा सा गहराई से बात करना चाहूँगा लगाने से पहले, कि वो चीज़ अगर समझनी मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी भी है। जी हाँ, और वो बात करूँगा मैं इसके जोर से बोलो। सल्फेज के बारे में। जैसे ये हमारा लेवल होता है, ये स्केल है, ये हमारा लेवल है, और इस पर देखना, ड्रॉ कर देखो। अरे यहाँ से शुरू करो, ये बंद होने वाला है प्रोग्राम, इसी को शुरू करो ना। दो मिनट के लिए जी हाँ, इस बूंद को एक आई लेवल पर ले जा करके आप अच्छा। देखेंगे तो इसमें कुछ ऊंचाई और मोटाई दिखेगी। हाँ, ये कॉन्वेक्स बन गया। हाँ, ये जो राउंड शेप है ना इस इसका, हाँ, दिखाइए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ हाँ। कि इसमें जो ये स्केल है, इस पर जो बूंद बनेगी वो कुछ इस आकार में बनेगी, ठीक है। है ना। हमें इस पूरे बूंद में ये खड़िया जो कलर हैं, जो भी कलर है, स्टोन कलर हैं, वो इसमें स्टोन से भरे हुए हैं, और वो स्टोन तुरंत नीचे बैठता है, वो स्टोन नीचे की तरफ जाते हैं। तो हमें जो ब्रश का यूज करना है वो इस पार्ट्स में करना है, ना कि इसके लेवल में। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो मैंने जरा दोबारा बताइए, आपने जहाँ हम एक बूंद रखते हैं तो वो कॉन्वेक्स बनती है, तो उसको कहाँ से लेना है? सेंटर से। इसमें ब्रश का जो टचिंग है ना, ब्रश को कहाँ टच करेंगे? ऊपर वाले पार्ट्स में, ना ऊपर कि- वाले पार्ट्स ना पे कि से लेवल- लेंगे। ना कि लेवल में। जो भी पेंट की बूंद है उसको ऊपर टॉप से लेंगे, नीचे साइड के किनारे से छू के नहीं लेंगे। ये टेक्निक है पेंटिंग की, कलर लगाने की विधि जो कलर है। लगाने की विधि। अब मैं इसका थोड़ा सा विस्तृत जयशंकर शर्मा जी, आप तो वैसे ही टंकण विद्या के बहुत बड़े पारखी और प्रसिद्ध कलाकार हैं। आप भी मार्गदर्शन कीजिएगा हमारे साथ कभी कभी, कि सब लोगों को कोई त्रुटि हो
आप व्यक्तिगत रूप में फ़ोन से बताइए प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। जी वेलकम सर। तो यस सर। ये वाइट कलर का मैं डेमोस्ट्रेशन बता रहा हूँ। इसमें कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं इसी विधि से। इसमें मैंने इस कलर को बूंद की तरह भरने की कोशिश करी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और बूंद की तरह जब भर देते तो ये लास्ट का जो पॉइंट है इसमें बिल्कुल हल्के से नीचे से हल्का सा इशारा देते हैं और ये ऑटोमेटिक कलर नीचे की तरफ ढुलना चालू हो जाता है, ना कि पोतना। ये फर्क को समझना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे नीचे की तरफ, अब ये खत्म हो गया कलर, इसमें वापस हाँ, बूंद की तरह। कलर बहना नहीं चाहिए। जो नीचे बहता जाए उसको वापस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले जाके और इवन स्मूथ फिनिश देंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और पेपर को तिरछा पकड़ा जाएगा बिल्कुल, ताकि उसका फ्लो डाउनवर्ड बना रहे और आपकी दाएं बाएं चलती रहे जी। ये भरा हुआ कलर को और होमोजीनस पेंट बैठेगा। पेंटिंग के लिए ये ग्राउंड बनाना है। इसके लिए जी कोई भी कलर इसी टेक्निक से अगर हम लगाते हैं तो उसमें एक स्टोन की लेयर बनती है और ये लेयर सूखने के बाद। आर्या जी सर, हम आपसे आपकी कोई छुपी हुई कला हो पेंट बनाने करने की, आप हमें तुरंत बताइए। हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है। ये हमने जान लिया ग्राउंड कैसे नीचे हो उतार गई। देते हैं। अरे बेटा इनको वीर जी, सर। हो सकता है इस पूरे ग्रुप में मेरी उम्र सबसे ज़्यादा हो, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। सोने की शाही बनाना, मैंने इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। दर्शकों को आपको ये सोने की शाही बनाना आता है? जल्दी से सूक्ष्म रूप में बताइए। सोने की शाही बनाना एक विशेष कला है और इसमें अच्छे अच्छे बड़े कलाकार कभी नहीं बताते थे सोने की शाही यानी पेंट कैसे बनाया जाता है। ये आप आज इस रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं। तुरंत बताइए सर। जी जरूर। इसके लिए हमें सोने का वर्क लिया जो अवेलेबल हो जाते हैं हर जगह। आप करिए मत, हमें बस यही बता दीजिए तरीका। सोने का वर्क लेंगे और फिर और उसका बेसिकली जो यूज करते हैं, इधर देखो, वो इस थाली को यूज करते हैं। ये तामचीन की थाली बोली जाती है। जी हाँ। लेकिन हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ डेमो दिखाना है और एक का ही बताएंगे। तो उसकी जगह मैंने सीप को ही यूज आप सीप में इंक बना के बता दीजिए हमें, क्योंकि इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आप ये बोतल से क्या ले रहे हैं? इसमें ओरिजिनल शहद है। शहद लिया गया जी। और इस शहद को यूज वीर नारायण जी सीप में शहद ले रहे हैं। सोने की इंक बनाने के तरीके को आपको समझा रहे हैं। प्लीज लीजिए। शहद का एक हल्का सा ड्रॉप। देखिए, ये एक ड्रॉप शहद लिया गया है और एक सोने का वर्क रखा है। अब ये सोने की इंक आपको बनाना बताएंगे। ध्यान रहे, यहाँ कोई भी दूसरा माध्यम यूज नहीं करना है। शहद कोई पेस्ट या गोंद काम में नहीं लेना है। सीप में एक बूंद शहद रखा है। ये सोने का वर्क काट लिया गया है।
और अब आप इस शहद को हाँ जी एक पतले लेयर के रूप में इसमें पूरे में फैला दीजिए। ठीक है, सीप में इस बूंद को फैला दिया है। जी। अब आप नेक्स्ट स्टेज बताइए हमें। उसके बाद आप बर्फ उठाइए, तो बर्फ में 2 कागज होता है एक साइड से, अरे छोड़ो यार। और उसको लिया, ये सोने का वर्क इसमें हमने डाला, ये डाल दिया। और अब ये इसे घोट रहे हैं ताकि ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। शहद में वो तासीर है कि ये उसके अपने चेप की वजह से इसको इतना बारीक कर देगा, इतना बारीक कर देगा, और इसमें जितना चाहो आप उतनी इसकी घुटाई कर सकते हैं, जितना बारीक करना चाहो। देखिए, शहद ऑर्गेनिक है, इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं होती, नेचुरल है। सोना भी नेचुरल है। दोनों को मिक्स करके ये कलर बना दिया गया है। अब इसे आप कहीं भी पेंटिंग में यूज करने के लिए ले सकते हैं। ये सोने की इंक बनाने का कोई भी तरीका नहीं बताता है, बहुत सिंपल साधन है। इसको थोड़ा सा इसका और डिटेल बताएं कि इसमें गुटाई करने के थोड़ी ज़्यादा गुटाई होती है, टाइमिंग का शॉर्टेज की वजह से बता रहा हूँ, प्रक्रिया यही रहेगी। इसके बाद इसमें क्या करते हैं कि पानी को भर देते हैं। अच्छा, इस शहद में घुटाई के बाद इसको पानी से भर देंगे। पानी से भरने के बाद फिर इसको गुटाई करके, जी हाँ, और जैसे वो खड़िया को फिल्टर किया था सेम उसी तरीके से इसका पानी निकाल देंगे, और जो ओरिजिनल गोल्ड है उसे नीचे सेटल होने देंगे, जमने देंगे। हाँ, 24 घंटे के लिए। अच्छा, 24 घंटे के लिए जब ये सेटल हो जाएगा, उसके बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसका पानी निकालने के बाद ये ठीक है, ओरिजिनल ठीक फॉर्म है। में आ जाएगा। वीर नारायण जी, आपसे हमने आज वो टेक्निक सीखी जो कोई भी नहीं बताता है। शहद में सोने के वर्क को मिला के उसको बाद में घोटने के बाद पानी से भर के रख दीजिए, 24 घंटे रख दीजिए, पानी को नितार दीजिए, सोने की इंक नीचे बनी हुई मिलेगी। इसके साथ आज हम अपना प्रोग्राम का समापन करते हैं।